हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लैट के या फिर एलिट के एग्जाम के बाद काफी डिसअपॉइंटेड बैठे हैं। सोच रहे हैं या तो जुडिशरी की प्रिपरेशन करें, फिर से एक साल ड्रॉप लेके क्लैट की प्रिपरेशन, एलिट की प्रिपरेशन करे या नहीं करे। तो आप लोगों को फिर से एक साल के ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक साल का ही एलएलएम करना है और आपको वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से एलएलएम करना है, तो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में है इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू परस्यू एलएलएम। तो आज के इस वीडियो में हम आईएलआई के बारे में डिस्कस करेंगे कि आईएलआई क्या है, आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है, किस तरीके का इसका एग्जाम पैटर्न है, आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। स्टार्ट करें, चलिए देखिए। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट 1956 में फाउंड हुआ था। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट इसलिए है क्योंकि इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट है वो कोई और नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके वाइस प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि आपके लॉ मिनिस्टर होते हैं। तो जो लोग डायरेक्टली इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व है, दे एक्वायर्ड ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट इन इंडिया। तो आईएलआई को जो फैसिलिटीज और जो एक्सपोजर मिला है वो काफी सारे नेशनल लॉ स्कूल्स को भी नहीं मिला है। तो हम आईएलआई को कई बार जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि इतना ज्यादा नाम नहीं है, इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं है। बट आईएलआई इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। बट इस यूनिवर्सिटी का जो मेन फोकस है वो आपकी प्लेसमेंट से थोड़ा सा हटके सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड अकेडमिक्स पे है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो अकेडमिक्स टारगेट कर रहे हैं, जिन्हें आगे जाके एक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब या किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है, या जिन्हें रिसर्च में अपना एरिया बनाना है, तो आईएलआई इज अ बेटर ऑप्शन देन एनी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनी डे। क्योंकि इसका मेन फोकस है रिसर्च प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा अकेडमिशियंस निकलवा पाना। आईएलआई की लाइब्रेरी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लाइब्रेरी इन इंडिया। इसकी लाइब्रेरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स द्वारा आज भी यूज की जाती है। तो आईएलआई को आपको बिल्कुल भी अपनी लिस्ट से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आपका टारगेट है कि आपको एक साल में अपना एलएलएम कंप्लीट करना है और रिसर्च एंड अकेडमिक्स आर द मेन एरियाज, which is why you always wanted to pursue a master's degree in law। ठीक है, 2004 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टेटस मिल चुका है, जिसकी वजह से आईएलआई की वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं आपसे आईएलआई के एलएलएम कोर्स के बारे में बात करती हूँ। तो यहाँ पे भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज या फिर नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली की तरह जो एलएलएम प्रोग्राम है वो एक ही साल का होता है। नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी कम है, मतलब लग रहा है वैसे कि देयर आर 53 सीट्स, बट अगर आप कंपटीशन देखने जाएंगे तो काफी सारे लोग आईएलआई में अप्लाई करते हैं बिकॉज आईएलआई की रेपुटेशन इस तरह की है। तो ये जो 53 सीट्स आप आईएलआई में देख रहे हैं उसमें से 2 सीट्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी में आ जाती है। जिसमें से एक सीट जम्मू एंड कश्मीर के रेसिडेंट्स को रिजर्व के लिए दी जाती है और एक सीट आपकी फॉरेन नेशनल्स के लिए रखी है। सो देयर आर 51 सीट्स और 51 सीट्स में भी फर्दर बाइफर्केशन है अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड एससी एसटी एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो ओवरऑल जब आपका डिफरेंस हो जाता है तो जनरल क्लास के लिए कंपैरेटिवली कम सीट्स बचती है, लेकिन उन सीट्स के बावजूद भी ये कोर्स वर्थ है बिकॉज ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द फैकल्टी, बिकॉज ऑफ द लाइब्रेरी, बिकॉज ऑफ द रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड मोस्टली बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर इट प्रोवाइड्स, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू योर सुप्रीम कोर्ट। जो एक्सपोजर, जो नेटवर्किंग और जो कनेक्शन आपको इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से मिलते हैं वो आपके करियर प्रोग्रेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सिर्फ ये मत देखना कि यहाँ 53 सीट्स हैं, ये देखना कि एलएलएम का प्रोग्राम यहाँ भी एक साल का है और आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इट्स प्रिवलेंट एंड इक्विवेलेंट टू योर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो भोपाल या जोधपुर में रह के आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड कर सकती थी, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको आईएलआई प्रोवाइड करता है। द काइंड ऑफ फेलोशिप आईएलआई प्रोवाइड्स, इट्स वन ऑफ द अमेजिंग फेलोशिप्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका जो एडमिशन नोटिस है वो आपकी मार्च या फिर मोस्टली अप्रैल, अप्रैल तक भी नहीं, मार्च मिड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाता है। ठीक है, तो आप ये एज्यूम करिए कि आपके पास मार्च या मिड अप्रैल तक का टाइम है प्रिपेयर करने को। आपके अप्रैल में इसका एग्जाम हो जाएगा, मार्च में नोटिफिकेशन आते ही एग्जाम फॉर्म भर दीजिएगा और अप्रैल में इस एग्जाम के लिए बी प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो जब एग्जाम की बात आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लेते हैं।
ज्यादा यूनिवर्सिटी ने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ नहीं मांगा है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने 3 ईयर एलएलबी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 5 ईयर एलएलबी किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉरेन किसी यूनिवर्सिटी से एलएलबी करके आए वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका पूरा ग्रेजुएशन का एग्रीगेट जो है वो 50% या 50% से ज्यादा हो। ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इंडिया में थी जहां से आपने बीए एलएलबी एलए या फिर एलएलबी किया है तो वो बार काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और अगर आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है तो उस यूनिवर्सिटी को भी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी यानी कि EIU की गाइडलाइंस द्वारा रिकॉग्निशन मिला हो, तब आप जो है ILI के एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो इफ यू फिट इन द कैटेगरी, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो नेशनल यूनिवर्सिटी से कंपेयर करके देखोगे तो ज्यादा बड़ा फीस स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही बेसिक फीस स्ट्रक्चर है। जो नेशनल यूनिवर्सिटीज को अफोर्ड कर पा रहे थे वो आराम से ILI को अफोर्ड कर लेंगे। और इन लोगों ने फीस आपको ब्रेकअप में प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ देखिए आप, जैसे आपकी ट्यूशन फीस है वो सेमेस्टर वाइज लगती है। तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर आपका LLM का प्रोग्राम है तो एक सेमेस्टर की फीस आपकी 69,000, विच मेक्स इट कि आपकी ओवरऑल जो ट्यूशन फीस है पूरे साल की वो जाती है 1,38,000 रुपीज। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फीस है आपकी 2,000 रुपीज। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, आपको एंड ऑफ द डिग्री में रिफंड हो जाएगा, दैट इज 5,000 रुपीज। एग्जामिनेशन फीस इज 5,000 रुपीज। तो ओवरऑल जो आपकी फीस हो जाती है इज 1,50,000 रुपीज, जिसमें से 5,000 रुपीज रिफंडेबल है। अब एक कैच मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि ILI डजंट हैव कैंपस हॉस्टल्स। तो यहाँ पे जो आप फीस देख रहे हैं 1,50,000 जिसमें से 5,000 रिफंडेबल है, 1,45,000 इज जस्ट फॉर द कोर्स। अगर आप दिल्ली के बाहर रह रहे हैं तो आपको अपना रहना खाना सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में चाहो भी तो हॉस्टल नहीं है, यू हैव टू सेट योर स्टे, फूड एंड अकोमोडेशन एवरीथिंग आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। बट अच्छी बात यह है कि ILI जिस जगह पे लोकेटेड है दिल्ली में, आपको बहुत इजीली स्टूडेंट फ्रेंडली PG हॉस्टल्स या अकोमोडेशन मिल जाते हैं। तो आप उसमें बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करेंगे। ठीक है। अब ILI में एडमिशन कैसे लिया जाए, तो क्लैट या फिर एलिट की तरह ILI का भी एक एडमिशन टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट। यूजुअली इसके फॉर्म जो है मार्च मिड तक आ ही जाते हैं। फॉर्म की फीस समवेयर अराउंड 2,500 से शुरू होती है, अगर बढ़ जाए तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट 2,500 to 3,500 के बीच में फॉर्म की फीस होती है। ये फीस नॉन रिफंडेबल है, फॉर्म की फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट अप्रैल तक होती है, अप्रैल मिड तक आपको अपना फॉर्म भर देना होगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा एंड लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मोस्टली आपके एग्जाम्स होते हैं। ठीक है। चलिए, अब लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आप टारगेट करके चलो, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल नहीं तो फर्स्ट ऑफ वीक ऑफ मई तो हो ही जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ मई से ज्यादा आपका एग्जाम नहीं खिंच सकता। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन का टारगेट रखना है वो आपको रखना है कि बाय 20th ऑफ अप्रैल यू आर डन विद योर प्रिपरेशन फॉर ILI दिल्ली। ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन है वो 2.5 आवर का होता है। मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न अभी डिस्कस करके बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। ठीक है। चलिए, आपका एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे 3 एरियाज में डिवाइडेड है। ठीक है। तो 3 बेसिकली फैक्टर्स में डिवाइडेड है, वो इस तरीके से। टोटल आपका 200 मार्क्स का पूरा ये स्कीम है। ठीक है। अब 200 मार्क्स को उन्होंने 3 एरियाज में कैसे डिवाइड किया वो मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, सो 140 मार्क्स तो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 140 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। ठीक है। बचे हुए 40 मार्क्स जो है वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। अब कितना हो गया, 180 मार्क्स। बचे हुए 20 मार्क्स का होता है आपका वाइवा वॉइस, सॉर्ट ऑफ अ इंटरव्यू। ठीक है। अब हम इनिशियली तीनों को जो सेग्रीगेट किया है उस बारे में डिस्कस करते हैं। 140 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है वो किस तरीके से डिवाइडेड है वो ये देखिए। ठीक है। 140 मार्क्स में से 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आपके इंग्लिश और जनरल नॉलेज में से आते हैं। ठीक है। 100 मार्क्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लॉ में से आते हैं। ठीक है। 40 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है उसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन आपका 10 मार्क का होता है। ठीक है।
एंड इनको क्वालिफाई करने के बाद यानी कि 40 मार्क्स का जीके और इंग्लिश, 100 मार्क्स का लॉ, 140, बाकी बचे हुए 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव, यानी कि 180 मार्क्स को जो क्वालिफाई करेगा वो फिर इंटरव्यू राउंड तक जाता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है 200 मार्क्स के बेसिस पे, जिसपे कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। ठीक है, तो जो मेन एरियाज आपको फोकस करने हैं for the objectives and subjectives are your research, legal reasoning, comprehension, basic knowledge in different branches of law. ठीक है, अब देखिए किस किस एरिया को इन्होंने कहाँ कहाँ डिवाइड किया है। तो जो आपका इंग्लिश एंड जीके आता है, ठीक है, देखिए कॉम्प्रिहेंशन लिखा है आपका, इंग्लिश एंड जीके आता है, वो आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स कवर कर रहा है जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव्स आता है आपका, वो आपका बेसिक नॉलेज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ कवर कर रहा है जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है 40 मार्क्स का, जिसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, वो आपका रिसर्च और लीगल रीजनिंग कवर कर रहा है। ठीक है, लास्ट 20 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होता है, उसमें आपसे आपकी सीवी के बेसिस पे या अपने 5 साल के लॉ के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड जीके तो आपका 40 मार्क्स का आ ही रहा है। 100 मार्क्स के लॉ के सब्जेक्ट में क्या क्या कवर होता है, तो 100 मार्क्स के लॉ के सब्जेक्ट्स में आपसे ज्यूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पूछा जाता है, कमर्शियल लॉ पूछा जाता है। कमर्शियल लॉ में आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आता है। इसके अलावा आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है। अब चूंकि पहले आईपीसी आता था, बट अब आपका भारतीय न्याय संहिता आपसे पूछा जाता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स पूछा जाता है, इन्वायरमेंटल लॉज पूछे जाते हैं, विच आर वेरी मच सेम अगर आप क्लैट और एलिट के लिए प्रिपेयर करते आए हैं। एक बस एडिशनल सब्जेक्ट है जो क्लैट या एलिट के पेपर्स में नहीं आता है, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटेशंस। ये सब्जेक्ट आपको किसी और क्वेश्चन या एग्जामिनेशन में नहीं मिलेगा, एडिशनल, बट एक छोटा सा एक्ट है, इसमें पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज प्रीटी मच सेम। तो हमने 40 मार्क्स कवर करे इंग्लिश एंड जीके में, 100 मार्क्स हमने कवर करे इन सारे सब्जेक्ट्स में, 100 मार्क्स का एमसीक्यू। 40 मार्क्स अब जो है आपके वो सब्जेक्टिव पेपर में कवर होते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, जो ज्यादातर या तो आपके रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लीगल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सो आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। रिसर्च मेथोडोलॉजी में कई बार आपको मान लो एक टॉपिक दे दिया गया ब्रॉड कि राइट टू बी फॉरगॉटन या फिर राइट टू प्राइवेसी पे आप जो है अपना रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन करिए। ठीक है, यूजुअली एलएलएम का पार्ट होता है जहां डेजर्टेशन में आपको एक सिनॉप्सिस बना के देना होता है, बट ये देखने के लिए कि आपकी रिसर्च स्किल्स कैसी हैं, वो आपसे हो सकता है कोई सिनॉप्सिस डिजाइन करने को बोल दे, तो आपको उस पूरे के पूरे क्वेश्चन पे, पूरे के पूरे टॉपिक पे एक सिनॉप्सिस बना के देना होता है। दैट्स वेयर दे क्वेश्चन योर, दैट्स वेयर दे टेस्ट योर रिसर्च स्किल। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो यूनिट टॉपिक है उसे आप बहुत अच्छे से कवर करिएगा। ठीक है, कई बार लॉ पे, लीगल रीजनिंग पे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस वैसे ये बहुत जनरल है, आई एम श्योर इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, जैसे राइट टू प्रिवेसी, यूथनेशिया, या फॉर एन एग्जांपल आपके डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट पे आप पे कोई लंबा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट उनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे लिमिट होती है, आपको 350 टू 500 वर्ड्स के अंदर अंदर वो क्वेश्चन आंसर करना होगा, राइट? So if you have to cover the entire syllabus, 40 marks are for GK and English, 100 marks are for law, MCQ, जो सब्जेक्ट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं वो, 40 मार्क्स फॉर योर सब्जेक्टिव, 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स ऑफ ईच, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें लॉ के क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस होता है आप पे बट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। 180 मार्क्स का आपका टोटल पेपर है, जिसमें सिलेक्टेड बच्चों का वाइवा वॉइस होगा 20 मार्क्स का, एंड ओवरऑल 200 मार्क्स पे आपकी मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है, so this was all about your Indian Law Institute Delhi. If you ask me personally, my last word of advice would be ILA is actually a very good option. Now, if you ask me why, the exposure, the networking, the faculty, the course structure, and also it's a 1 year LLM, right?
So if you want to have your LLM from a reputed university, because ILI actually does provide good fellowship programs. ILI provides you connection to go and pursue your PhD from abroad. I have known a lot of people who did their masters from ILI and ended up teaching in a national university, ended up teaching, getting a fellowship to pursue their PhD from abroad. So ILI does have a lot of opportunities to offer you. So if you're thinking about whether you should take a drop for CLAT again next year, I would suggest you not to take a drop and go for the institute. ILI is the most great upgrade opportunity. Please don't waste it. But start preparing for it now because January है, January, February, March and mostly April. You have 4 months to prepare जिसमें तुम्हें कोर्स भी खत्म करना है and revision भी करना है. So don't waste your time. Start preparing it from now. ठीक है? All the best, guys. Bye bye.